हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में आपने बेसिकली बजट के रिसीट्स के अलग अलग कंपोनेंट्स पढ़ लिए, जिसमें आपने रेवेन्यू रिसीट्स और कैपिटल रिसीट्स के बारे में पढ़ लिया। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बजट एक्सपेंडिचर। मतलब वही है, गवर्नमेंट एक तरफ से पैसे कमाती है, दूसरी तरफ से खर्च करती है। तो ये खर्च करने वाला एस्पेक्ट है। अब इसमें दोनों तरह के हिसाब है। एक तो खर्चा गवर्नमेंट हर साल रेगुलर बेसिस पे करती है या हर महीने, और एक खर्चा गवर्नमेंट हर साल या हर महीने नहीं करती है और रेगुलर बेसिस पर नहीं करती है। तो वही है, जो रेगुलर बेसिस पर किए जा रहे हैं वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, जो रेगुलर बेसिस पर नहीं किए जा रहे वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। इसके अलावा इन्होंने प्लान और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर भी इसमें शामिल किया है। हालांकि आने वाले टाइम में ये दिखाई नहीं देगा आपको, बुक में भी ये कॉन्सेप्ट ख़त्म कर दिया जाएगा, क्योंकि पहले जो था प्लानिंग कमीशन था, प्लानिंग कमीशन के दौरान ये चीज़ें बनाई गई थी। लेकिन अब क्या है, बेसिकली प्लानिंग कमीशन हटाया जा चुका है, उसकी जगह नीति आयोग आ चुका है। नीति आयोग में चीज़ें बहुत सारी बदल रही है, तो ये प्लान और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर आने वाले टाइम में डिसअपियर हो जाएगा आपके सिलेबस से भी और वैसे भी। तो मेनली जो है वैसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। आइए देख लेते हैं। वैसे आपको प्लान एक्सपेंडिचर और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर के बारे में भी बता देता हूँ। प्लान एक्सपेंडिचर क्या है, जो जिसके लिए गवर्नमेंट को हर बार प्लानिंग करनी पड़ती है। ये नहीं है कि ऑलरेडी जो चल रहा है चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जिनके लिए हर बार प्लानिंग करनी पड़ती है। नए सिरे से कोई नई प्रॉब्लम आएगी तो उसके लिए नए तरीके से प्लानिंग की जाएगी। और नॉन प्लान में क्या है, सिर्फ एक बार प्लानिंग की जाती है, उसके बाद वो चलता रहता है। जैसे भाई लॉ एंड ऑर्डर है या स्टाफ को सैलरी दी जाती है, ये एक बार प्लानिंग कर दी जाती है कि भाई सैलरी किस तरह से दी जाएगी, सारा सब कुछ तय कर दिया जाता है। बेसिक सैलरी कितनी होगी, डीए कितना होगा, टीए कितना होगा, डियरनेस अलाउंस, ट्रैवलिंग अलाउंस, मतलब अलग अलग चीज़ें, हर साल कितना इंक्रीमेंट होगा, ये सारी चीज़ें तय हो जाती है। तो ये नॉन प्लान एक्सपेंडिचर है। अब इसमें हम बेसिकली देख लेते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। वो आपको बता ही दिया, रेगुलर बेसिस पे होता है, तो इससे गवर्नमेंट का कोई एसेट नहीं बनता है। जैसे कि ओल्ड एज पेंशन है, सैलरी देती है गवर्नमेंट, बड़े बुजुर्गों को जो पेंशन दी जाती है वो भाई हर महीने या 2 महीने में जैसे भी मिल रही है, ये रेगुलर बेसिस पे है। और जैसे गवर्नमेंट टीचर्स हैं उनको सैलरी दी जा रही है, पुलिस फौज में है उनको सैलरी दी जा रही है, तो ये बेसिकली वो है। तो ये रेगुलर बेसिस पर खर्चा किया जा रहा है, और ना तो इससे गवर्नमेंट की जो लायबिलिटी है उसमें कोई फ़र्क पड़ता है। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि रेवेन्यू नेचर के आइटम से ना तो गवर्नमेंट की लायबिलिटी में कुछ फ़र्क पड़ेगा, ना असेट्स में कोई फ़र्क पड़ेगा। अब जैसे यहाँ पर एग्जांपल दे रखा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ग्रांट दी जाती है हर साल। जैसे बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पर नेचुरल कैलामिटीज़ आती रहती है, तो ये ग्रांट जो दी गई है ये इसी तरह की ग्रांट आ जाती है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। लेकिन इससे कोई लायबिलिटी भी गवर्नमेंट की सेंट्रल की नहीं घटती है, तो ये रेगुलर बेसिस पे है। अब यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट आइटम्स हैं जो कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में शामिल किए जाते हैं गवर्नमेंट बजट के में। सबसे पहला वेज बिल ऑफ द गवर्नमेंट, जो भाई बेरोज़गारी नहीं, मजदूरी का जो बिल है, भाई मजदूरी कितनी है वो बिल है जो, वो इसमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आएगा। इंटरेस्ट पेमेंट, हर महीने कितनी पेमेंट की जाती है या हर साल कितनी पेमेंट की जाती है। जैसे गवर्नमेंट ने उधार लिया हुआ था वर्ल्ड बैंक से, उस पर इंटरेस्ट दे रहे, भाई हर साल दे रहे, हर महीने दे रहे या 6 महीने में दे रहे, रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए। फिर एक्सपेंडिचर ऑन सब्सिडीज़, जो अलग अलग तरह की सब्सिडी होती है। सिलेंडर पे जो सब्सिडी आती है रेगुलर बेसिस पे है ना, भाई हर महीने आप सिलेंडर भरवाते हो या 2 महीने में भरवाते हो, तो ये वो सब्सिडी है। डिफेंस परचेजेज, मतलब पुलिस फौज वगैरह के लिए जैसे अलग अलग चीज़ें खरीदते हैं, यूनिफॉर्म्स वगैरह या खाने पीने की चीज़ें, तो ये रेगुलर बेसिस पर है। तो ये क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के मेन आइटम्स हैं
जो कि इंडियन गवर्नमेंट बजट के भाई कंपोनेंट्स हैं उसमें शामिल होते हैं। अब यहाँ पर एक नोट डाला हुआ है, सम स्पेशल ग्रांट्स में क्रिएट असेट्स, मतलब कई बार कुछ ऐसे ग्रांट्स होते हैं जिससे असेट्स भी बन सकते हैं, राइट। उसके बाद आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर वही है जो रेगुलर बेसिस पे नहीं किया जाता है। सबसे पहला इससे असेट्स बनते हैं। अब जैसे कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स, स्कूल्स, कॉलेजेस, भाई स्कूल, कॉलेज और डैम्स का निर्माण किया जा रहा है, तो गवर्नमेंट हर साल तो खर्च नहीं कर रही है, लेकिन जो खर्चा कर रही है उससे उसके एसेट्स बन जाएंगे। भाई स्कूल की बिल्डिंग है, डैम है, कॉलेज की बिल्डिंग है, ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी होगी, एसेट्स होंगे। और कैपिटल एक्सपेंडिचर से साथ साथ में ही गवर्नमेंट की लायबिलिटी भी घट जाती है। अब जैसे वर्ल्ड बैंक से लोन लिया हुआ था, ठीक है, उसकी पेमेंट गवर्नमेंट कर देती है, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया, तो ये इससे क्या है, लायबिलिटी भी घट जाती है। अब इसके साथ जो इम्पोर्टेंट आइटम्स है कैपिटल एक्सपेंडिचर के इंडियन गवर्नमेंट बजट में, वो क्या है, जैसा एक्सपेंडिचर ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी एंड इक्विपमेंट पे जो खर्चा किया जाता है, परचेज ऑफ शेयर्स या लोन्स बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू द स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट कॉरपोरेशंस, जो नॉर्मल तौर पर जो लोन दिए जाते हैं, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, इससे असेट्स भी बन जाते हैं और लायबिलिटीज़ भी बेसिकली कम हो जाती है। तो ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर था। इसके बाद हम देख लेते हैं प्लान एक्सपेंडिचर, जिसमें रेवेन्यू और कैपिटल दोनों ही आ जाते हैं। इसमें हर बार प्लानिंग करनी पड़ती है, हर साल, ठीक है। अब यहाँ पर दोनों ही है, रेवेन्यू है और कैपिटल है, हर साल हर महीने ये रेगुलर बेसिस पर करनी पड़ती है। और बेसिकली इसमें खर्चा ज़्यादा भी किया जाता है और ये एक स्पेसिफिक प्लान और प्रोग्राम्स के लिए होता है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा तैयार किया जाता है। और ये बेसिकली क्यों तैयार किए जाते हैं, ताकि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को इससे हेल्प मिल सके, राइट। अब यहाँ पर दो एग्जांपल दिए हुए, असिस्टेंस टू स्टेट्स, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है जो रेगुलर बेसिस पे किया जाता है, और कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स एट्सेट्रा, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। इनके प्लान एक्सपेंडिचर में दोनों ही चीज़ें। फिर है नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। नॉन प्लान एक्सपेंडिचर क्या है, एक बार प्लानिंग कर दो उसके बाद भूल जाओ, फिर अपने आप चलता रहेगा। ये किससे रिलेटेड है, रूटीन फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट। अब इसमें एग्जांपल दे रखा है, लॉ एंड ऑर्डर, डिफेंस, सब्सिडीज, ये रेगुलर बेसिस पर जाती रहती है, एक बार प्लान कर दिया बस चलता रहता है। तो आप क्या कह सकते हो लास्ट में, कि जो बजट एक्सपेंडिचर है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस में कैपिटल एक्सपेंडिचर के बराबर है, या फिर ये किसके बराबर है, प्लान एक्सपेंडिचर प्लस में नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। अब यहाँ पर एक स्पेशल नोट डाला गया है, भाई जो प्लानिंग कमीशन है उसको ख़त्म करने के बाद गवर्नमेंट क्या सोच रही है, जो ये बजट एक्सपेंडिचर को प्लान और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर में आपने क्लासिफाई कर रखा था, इसको भी क्या है, ख़त्म करने की सोच रही है, वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब यहाँ पर थोड़ा सा प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहली बात तो प्लानिंग कमीशन की बात कर लेते हैं। शुरुआत में ये बना था 15 मार्च 1950 को, आज़ादी के बाद। डिसॉल्व कब हो गया, 17 अगस्त 2014 को। और रिप्लेस किसने किया, नीति आयोग ने। नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये आयोग है। और ये 1 जनवरी 2015 को बनाया गया था, और इसको थिंक टैंक ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी कहते हैं। और इसके जो चेयरमैन होते हैं, चाहे प्लानिंग कमीशन है चाहे नीति आयोग, ये हमारे देश के पीएम होते हैं। जिस टाइम जो भी पीएम है, जैसे प्रेजेंट में पीएम है हमारे मिस्टर नरेंद्र दामोदर दास मोदी, वो इसके चेयरपर्सन होंगे। आगे कोई और गवर्नमेंट आती है, कोई और पीएम बनेंगे, तो वो इसके चेयरमैन होंगे, राइट। अब यहाँ पर बेसिकली जो गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर है वो एट ए ग्लैंस ला दिया गया है। तो एक साइड बजट रिसीट्स है, जहाँ से गवर्नमेंट पैसे कमाती है, दूसरी तरफ बजट एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू रिसीट्स है, कैपिटल रिसीट्स है।
रेवेन्यू रिसीट्स का आइटम आप पढ़ चुके हो, कैपिटल रिसीट्स के भी, और अभी रिसेंटली आपने बजट एक्सपेंडिचर के बारे में पढ़ा है। अब आगे हम देखेंगे जो डेफिसिट हो जाता है, घाटा, उसी वजह से क्या है गवर्नमेंट को लोन लेना पड़ता है। तो यहाँ पर बेसिकली क्या है दे रखा है ग्लैंस पे, आगे आएगा वैसे कॉन्सेप्ट। जब आप रेवेन्यू डेफिसिट क्या है आपका, यानी कि जब आपकी करंट ईयर की इनकम करंट ईयर के एक्सपेंडिचर से कम पड़ जाती है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस में रेवेन्यू रिसीट्स इज इक्वल टू रेवेन्यू डेफिसिट, यानी कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, रिसीट्स कम है, तो ये आपका रेवेन्यू डेफिसिट होगा। लेकिन फिस्कल डेफिसिट क्या है, उसमें कैपिटल और रेवेन्यू नेचर के दोनों आइटम आ जाते हैं। जब आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस में कैपिटल एक्सपेंडिचर ज़्यादा पड़ जाते हैं रेवेन्यू रिसीट्स और कैपिटल रिसीट्स से। अदर देन बोरोइंग्स, यानी कि बोरोइंग्स को क्यों छोड़ा गया है, क्योंकि बोरोइंग्स का काम ही क्या होता है उसको पूरा करना, फिस्कल डेफिसिट को पूरा करना, जो भी घाटा पड़ रहा है। भाई आपका खर्चा हो गया 10,000 का, इनकम है 8,000, 2,000 का ज़्यादा हो गया ना, आपके पास घाटा पड़ गया, तो आप क्या करोगे 2,000 किसी से उधार लोगे तो घाटा पूरा हो गया। तो इसलिए क्या है यहाँ पर बोरोइंग्स को छोड़ दिया गया है, स्पेशली लिखा गया है अदर देन बोरोइंग्स। तो यहाँ पर ये फिस्कल डेफिसिट हो जाता है। उसके बाद फिस्कल डेफिसिट माइनस में इंटरेस्ट पेमेंट, वो किसके बराबर है, प्राइमरी डेफिसिट, यानी कि जो करंट ईयर का आप इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हो, अगर उसको आप फिस्कल डेफिसिट में से घटा दो तो मुख्य जो प्राइमरी डेफिसिट क्या है वो यही बचेगा, राइट। यहाँ पर अब हम बेसिकली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर के बीच डिफरेंस देख लेते हैं, वो आपको पता है। इम्पैक्ट एसेट्स और लायबिलिटीज़ पर इसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पर क्या है इम्पैक्ट पड़ता है, एसेट्स बढ़ जाते हैं, लायबिलिटीज़ घट जाती है। फोकस, इसका फोकस है सोशल वेलफेयर पर, इसका फोकस है जीडीपी ग्रोथ पर। फिर कंट्रीब्यूशन इन जीडीपी ग्रोथ कितना है, इसका नो कंट्रीब्यूशन क्योंकि सोशल वेलफेयर है, लेकिन इसका क्या है लॉट ऑफ कंट्रीब्यूशन, बहुत ज़्यादा होता है। व्हाट इट पॉइंट्स, मतलब ये क्या दर्शाता है, ये पॉइंट्स ये दर्शाता है पॉवर्टी ऑफ पीपल, लोगों की गरीबी, और बैकवर्डनेस ऑफ द इकोनॉमी, यानी कि इकोनॉमी कैसी बैकवर्ड चल रही है। लेकिन ये क्या दिखाता है, लैक ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स और डिफ्लेशनरी गैप, मतलब देश में प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा है, उसकी कमी है, साथ में मंदी का दौर है, इनकम इतनी जनरेट नहीं हो रही है, राइट। इसके बाद बात आ जाती है रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट। रेवेन्यू बजट में रेवेन्यू नेचर का आइटम, जिसमें रेवेन्यू रिसीट्स भी होगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो होगा। कैपिटल बजट में कैपिटल रिसीट्स प्लस में कैपिटल एक्सपेंडिचर वो होंगे, कंपोनेंट्स में यही डाल दिया है, ठीक है। इम्पैक्ट नो इम्पैक्ट, इसका लॉट ऑफ इम्पैक्ट। फोकस, इसका फोकस है सोशल वेलफेयर ऑफ पीपल थ्रू डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। अभी डीबीटी क्या है बेटा, जैसे आज के टाइम में लोगों की पेंशन, बड़े बुजुर्गों की पेंशन डायरेक्ट उनके अकाउंट में आ रही है, सब्सिडी आपके अकाउंट में आ रही है, तो ये डीबीटी है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। अब इसका फोकस क्या है, जीडीपी ग्रोथ थ्रू पब्लिक इन्वेस्टमेंट, मतलब जीडीपी को बढ़ाना पब्लिक इन्वेस्टमेंट के थ्रू। फिर व्हाट इट पॉइंट्स, ये क्या दर्शाता है, अगर मान लो हाई रेवेन्यू रिसीट्स है तो लो कैपिटल रिसीट्स, यानी कि भाई आपकी करंट ईयर की इनकम अच्छी है तो आपके जो करंट ईयर के एक्सपेंडिचर वो दब जाएंगे, आपको उधार लेने की ज़रूरत नहीं हो जाएगी, ठीक है ना, लो कैपिटल रिसीट्स। और ग्रोइंग इकोनॉमी, मतलब आपकी कंडीशन अच्छी है। यहाँ पर एक चीज़ और आप नोट कर सकते हैं कि फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है, लेकिन अगर कैपिटल रिसीट ज़्यादा है तो यहाँ पर मजबूरी पड़ जाएगी कंपल्शन ऑफ बोरोइंग्स, यानी कि आपका भाई कैपिटल रिसीट्स किस वजह से है, क्योंकि आपकी रेवेन्यू जो रिसीट्स थी वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से कम पड़ गई, उसी वजह से क्या आपको ये कैपिटल रिसीट्स मिली हैं और उधार लेना पड़ा है, तो ये है बैकवर्ड इकोनॉमी, यानी कि इनकम कम जनरेट हो रही है, राइट। तो आज के लिए इतना ही बहुत है, मिलते हैं बेटा नए कॉन्सेप्ट के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।